वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC मॉर्निंग सेशन का इजलास में कोरोना की दूसरी लहर का जायजा लिया गया। इजलास में मुल्क भर में 16 शहरों में बढ़ते केसेस की शरह का जायजा लिया गया है। NCOC के अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश की गई। सिनेमा और थिएटर फौरी बंद करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। तो हिदायत दी है, जहां रश लग रहा है या जहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है। वजह यह है कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC मॉर्निंग सेशन का इजलास कोरोना की दूसरी लहर जारी, सवाल से बात की गई। सबा बताएगा इजलास का हवाल क्या रहा। जी बिल्कुल, NCOC का इजलास जो है आज अहम इजलास वो बुलाया गया है और इस इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत हो रही है और इस्लामाबाद में ये इजलास हो रहा है। इजलास में कोरोना की दूसरी लहर का जायजा जो है वो लिया जा रहा है और इजलास में मुल्क भर में 16 शहरों में बढ़ते हुए केसों की शरह का भी जायजा लिया जा रहा है और इजलास में ये भी कहा गया है कि सिनेमा थिएटर्स को फौरी तौर पर बंद करने के अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं। उसके साथ साथ मुल्क भर में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के हवाले से इजलास में ये कहा गया है कि ये जो केसेस हैं पहले के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा जो हैं केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं और इस वक्त भी NCOC का जो इजलास है वो चल रहा है और NCOC के इजलास में असद उमर का ये कहना है कि ज़िंदगियां बचाने के लिए हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है और जबकि अक्टूबर के वक्त में NCOC ने अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक इज्तिमात के हवाले से कोई भी नया अमल जो है वो सामने नहीं आ सका है। ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अभी आपको निगर लिए चलेंगे जहां मरियम नवाज खिताब कर रही है। 2 नारे बड़े पसंद आए, आलो आलो शेर आलो और वत्तो वत्तो शेर वत्तो, लेकिन एक नारा आज मुझे बहुत पसंद आया, मैंने सीख लिया, धीमी धीमी, फिर से धीमी धीमी, धीमी धीमी। मुझे पता चला कि पिछले इलेक्शंस में जब अल्लाह ताला के फजल से और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून को तारीखी मैंडेट मिला गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, मुझे ये पता लगा कि हुंजा से मुस्लिम लीग नून, नगर खास से मुस्लिम लीग नून नहीं जीती। लेकिन ये जान के मुझे बेहद खुशी हुई कि मुस्लिम लीग नून को यहां से सीट मिली हो या नहीं मिली हो, मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान के बाकी इलाके जहां से वो फतह याब हुई थी और नगर खास में कोई तफरीक नहीं की। मुस्लिम लीग नून ने यहां 7.5 अरब के प्रोजेक्ट्स दिए माशाअल्लाह, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये जानती है कि उसको वोट मिले या ना मिले, मुस्लिम लीग नून ये जानती है कि वो किसी जगह से जीते या ना जीते, अवाम की खिदमत उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसका फर्ज भी है। तो क्या मेरे नगर खास के बहन भाई और बुजुर्ग ये मुझे गवाही देते हैं कि पिछले 70 साल में गिलगित बल्तिस्तान और नगर खास में जितने काम नहीं हुए वो नवाज शरीफ और हफीजुर रहमान के पिछले 5 साल में हुए हैं? और अगर हुए तो अब 15 नवंबर को तारीखी दिन आ रहा है मेरे भाइयों और बहनों। आप हुसैन और हसन के मानने वाले हो। इन्होंने कहा कि हुसैन और हसन मेरे भाइयों का नाम है, मेरे 2 भाई हैं, हुसैन और हसन, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हम भी अहले बैत से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों की बेटियों का नाम है खदीजा, फातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया, मेरे भाइयों की बेटियों का नाम है माशाअल्लाह। और नगर खास के बहादुर अवाम क्योंकि हैदर को मानने वाले हैं, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, यजीद के आगे सर नहीं झुकाया, सर कटवा दिया मगर सर नहीं झुकाया। नवाज शरीफ और आपकी बेटी और आपकी बहन मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून आज उसी तरह उन्हीं तालीमात के ऊपर
انہی تعلیمات کے اوپر, انہی مثالوں کے اوپر چلتے ہوئے ہم بہت عاجز لوگ ہیں, ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن وہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا. آپ لوگ سب جانتے ہو, ٹی وی دیکھتے ہو, سب سنتے ہو کہ نواز شریف پہ شاید ہی کوئی ظلم ہو جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر نہ کیا ہو. عمران خان جیسا چھوٹا اور ظالم شخص جس کے دماغ میں صرف حسد اور انتقام کا بھوت سوار ہے, اس نے جس طرح نواز شریف اور مسلم لیگ نون اور آپ کی جماعت کو انتقام کا نشانہ بنایا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کوئی ڈرپوک ہوتا, وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہٹ جاتا, وہ کہتا کہ نہ یہ ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا, تو یزید کی طرح اس کے آگے جھکنے والوں کی طرح کہہ دیتا کہ میں جھک جاؤں گا. لیکن نواز شریف نے ہر ظلم بہادروں کی طرح اپنے سینے پہ سہا. اس نے اپنی بیٹی کو جیل جاتا ہوا بھی دیکھا. میرے والد کے سامنے میں ان کو جیل میں ان سے ملاقات کے لیے گئی, کیونکہ آپ بہادر لوگ ہو, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والے لوگ ہو. میں یہ جانتی ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات کو سمجھو کہ جو شخص بہنوں بیٹیوں کی عزت نہ کرنا جانتا ہو وہ آپ کے ووٹ کا حقدار نہیں ہے. جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت نہ کروا سکتا وہ اپنے عوام کی عزت بھی نہیں کروا سکتا. جو شخص اپنی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, آج آپ دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. حکومت کوئی اور چلا رہا ہے, کرسی پہ صرف یہ بیٹھا ہے, اور جو کرسی پر بیٹھنے کی خاطر کرسی پر بیٹھا ہو, کیا وہ حیدر کے ماننے والوں کے ووٹ کا حقدار ہے؟ اور پھر مثالیں دیتا ہے حضرت عمر علیہ السلام کے وقت کی, تو اس کو یہ کمال ڈٹائی سے کہتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اس انسان کو چلو جعلی صحیح, زبردستی لا کے ہمارے سروں پر مسلط کیا ہوا انسان ہی صحیح, لیکن وزیر اعظم کی کرسی پر تو بیٹھا ہے نا. تو کتنی ڈھٹائی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی تو نہیں ہے, مہنگائی تو صرف پروپیگنڈا ہے. تو آؤ ذرا نگر خاص کے بازار میں آؤ, عوام سے آٹا چینی اور کا ریٹ پوچھو, نگر کے گھروں میں جاؤ اور خواتین سے پوچھو کہ وہ اپنے چولہے اور اپنے گھر کس طرح چلا رہی ہیں. نگر کے عوام, ہنزا کے عوام محنت کر کے کمانے والے لوگ ہیں, سر اٹھا کے جینے والے لوگ ہیں. وہ عمران خان کی طرح ان کے ہاتھ امیر لوگوں کی جیبوں میں نہیں ہوتے, ان کا کچن کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا, ان کے خرچے کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا. جس انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کا کچن کون چلا رہا ہے, اس کا گھر کون چلا رہا ہے, اس کا خرچہ کون چلا رہا ہے, اسے آپ میرے نگر کے بھائیوں آپ کی تکلیف کا کیا احساس ہوگا؟ تو کیا ایسا پتھر دل رکھنے والا انسان کہ دنیا بھوک سے بلک رہی ہے, پاکستان کے کونے کونے سے غریب عوام جھولیاں اٹھا کر عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی کے بل دیں, گیس کے بل دیں, اپنے بچوں کی فیسیں دیں, ان کی کتابوں اور کپڑوں کا یونیفارمز کا خرچہ اٹھائیں, گھر کا چولہا جلائیں, یا پھر اپنے گھر میں بیمار لوگوں کی دوائیوں کا خرچہ اٹھائیں. تو ایسے شخص کو جس کے خرچے کوئی اور اٹھاتا ہو, اس کو غریب کی تکلیف کا کیا احساس؟ اور جس انسان نے پاکستان کے کسی کونے میں کسی صوبے میں ایک اینٹ نہ لگائی ہو, جس کے آس پاس سارے آٹا چینی چور بیٹھے ہو, عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے بیٹھے ہوں, اور جس کی حکومت اب جانے والی ہو, تو گلگت بلتستان اور ہنزا کے عوام کیا اس کو ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع کریں گے؟ سنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیا کرتے ہیں, لیکن جتنا میرا آپ سے بات چیت ہوئی ہے اور جتنا میں آپ کو سمجھی ہوں, آپ لوگ کسی بھی جگہ سے زیادہ
شعور اور عقل رکھنے والے لوگ ہو ماشاءاللہ. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جب جو شخص عوام کی تباہی کا ذمہ دار ہو، جو شخص عوام کی نوکریاں چھیننے کا ذمہ دار ہو، جو شخص کاروبار تباہ کرنے کا ذمہ دار ہو، جو شخص پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کا ذمہ دار ہو، جو شخص عوام کے گھروں میں بھوک اور افلاس لانے کا ذمہ دار ہو، جو شخص آپ کا روزگار چھیننے کا ذمہ دار ہو، جو شخص جب مہنگائی سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کا مذاق اڑانے کا ذمہ دار ہو، جو شخص آپ کے مجبوریوں کی توہین کرے، کیا وہ شخص عمران خان آپ کے ووٹ کا ذمہ دار ہے؟ اور جو شخص اس کے وزراء یہاں گھومتے پھر رہے ہیں. ابھی کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، کراچی میں میرے کمرے کا دروازہ توڑ کے صبح 6:30 بجے جہاں میں سوئی ہوئی تھی، یہ میرے بستر کے پاس سارے داخل ہو گئے. اور آج بھی سرے بازار گلگت بلتستان کی پاک دھرتی کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے، جس طرح سے پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تضحیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا گلگت بلتستان کے عوام ایسی گندگی کو اپنی سرزمین پر جگہ دیں گے؟ نہ گلگت بلتستان کی دھرتی پر ان کی جگہ ہے، نہ پاکستان کی پاک سرزمین پر ان کی جگہ ہے. اور اب یہ حکومت انشاءاللہ تعالی آخری دھکے کے بعد جانے والی ہے. یہ قوم کی مجرم ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اس سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس جانے والی ہے. اگر ایک طرف آپ کی مجبوریوں کا مذاق اڑانے والا ہے اور ایک طرف آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے والا نواز شریف ہے، آپ کے جذبات کا خیال کرنے والا نواز شریف ہے، آپ کے آنسو پونچھنے والا نواز شریف ہے. میں جب گلگت سے نکلی تو حفیظ الرحمان صاحب جو کہ اللہ تعالیٰ کا اور مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا تحفہ ہے، گلگت بلتستان کا بیٹا ہے، میرا نہیں خیال کہ گلگت بلتستان کے جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں اور جتنی بھی حکومتیں آئیں گی سوائے مسلم لیگ نون کے، اس طرح کا تحفہ گلگت بلتستان کو مل سکتا ہے. جس طرح نواز شریف نے آپ سے اپنی محبت اور رشتہ نبھایا ہے، اسی طرح ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہمارے بہت ہی اہل اور آپ کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہمارے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان، پچھلے 5 سال انہوں نے جس طرح سے آپ کی خدمت کی، جس دل سے آپ کی خدمت کی، چاہے ان کو کہیں سے ووٹ ملا یا نہیں ملا، جس طرح سے آپ کا حق انہوں نے آپ کو دلوایا، میں نہیں سمجھتی کہ اس سے بہتر انسان گلگت بلتستان کی سرزمین کو مل سکتا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ نگر کو ڈسٹرکٹ، اچھا آپ میں نہیں بتاتی، آپ بتاؤ کہ نگر کو ڈسٹرکٹ کس نے بنایا؟ بڑے نگر کو سب ڈویژن کس نے بنایا؟ یہاں پر ریسکیو 1122 کون لے کے آیا؟ یہاں پر آپ کا کوڑا اٹھانے والی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو کون لے کر آیا؟ یہاں پر 7.5 ارب کا پیکج کس نے دیا؟ مجھے راستے میں ابھی گاڑیاں نظر آئیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جو آپ کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر لے کر جا رہی تھی. بہت خوشی ہوئی مجھے دل میں، اور میں نے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مسلم لیگ نون نہ صرف حق کی جو بات کہنے والی جماعت ہے، حیدر کی ماننے والی ہے، یزید کے آگے وقت کے یزیدوں کے آگے سر نہ جھکانے والی ہے، بلکہ عوام کی دل و جان سے خدمت کرنے والی جماعت ہے. اور مجھے پتا چلا کہ 13 پل یہاں پر بنے ہیں، اور وہ والے پل بنے جب پل نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگوں کو آمد و رفت میں اور دن اور بڑے
घंटे लग जाया करते थे, अब सफ़र आसान हुए हैं। अजान हो रही है। नगर में मरियम नवाज जुलसे से खिताब कर रही थी। अजान का वक्त हुआ है, दोबारा आपको दिखाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोस्ताना ताल्लुकात, हमसायगी, सरहदी दिफाई अमूर, अमन और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादले ख्याल किया गया है। तो आपको बता रहे हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोस्ताना ताल्लुकात, हमसायगी, सरहदी दिफाई अमूर, अमन और इलाक़ाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और अब आपको बताएं, एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की कमर दर्द से मुतल्लिक पूछा। आपको बताएं, एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की कमर दर्द से मुतल्लिक भी पूछा है। टेलीफोनिक ये मुलाकात हुई है। दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई, सेहत का पूछा गया। एहतसाब अदालत में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान। और अब आपको बताएं, तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप फिर मुतहरिक हो गया। रात गए हम ख्याल ग्रुप का हम इजलास हुआ। ग्रुप के 16 अरकान इजलास में शरीक हुए। मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने पर इत्तेफाक किया गया है। तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप फिर मुतहरिक हो गया। रात गए हम ख्याल ग्रुप का अहम इजलास हुआ। ग्रुप के 16 अरकान इजलास में शरीक हुए, जबकि मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने पर इत्तेफाक किया गया है। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ है। कज़ाफी, बताएगा इस इजलास से मुताल्लिक। बिल्कुल जी, गुज़िश्ता रात लेट नाइट जो है हम ख्याल ग्रुप के अरकान की मीटिंग हुई, जिसके अंदर 16 मेंबरान ने शिरकत की। और इस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया कि जो तरक्याती फंड नहीं मिल रहे हैं उस हवाले से हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से रवां हफ्ते के अंदर मुलाकात की जाएगी कि जिन अरकान असेंबली को तरक्याती फंड दी जाए उन्हें तरक्याती फंड दिए जाएँ। और इस मीटिंग के अंदर इस बात पर भी इत्तेफाक राय पाया गया कि तमाम अरकान असेंबली जो है वो मिलकर चलेंगे, अपने मसाइल के हल के लिए हुकूमत पर हर मुमकिन दबाव डालेंगे। ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की 3 करारदादें मंजूर कर ली गई हैं। करारदादें तख़फ़ीफ़ असलहा, रिवायती हथियारों पर कंट्रोल और एतमाद साज़ी से मुतल्लिक़ की गई हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने करारदादें जनरल असेंबली की फर्स्ट कमेटी में पेश की। मेंबरान ने भरपूर हमायत की है। फर्स्ट सेक्रेटरी पाकिस्तान मिशन जहांजेब का कहना है कि पाकिस्तान कई साल से अक़वाम मुत्तहिदा में इलाकाई तख़फ़ीफ़ी असलहा के इक़दामात को आगे बढ़ा रहा है। करारदादों के लिए वसी तर हमायत पर शुक्रगुजार है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। न्यूयॉर्क से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इमरान याकूब ढिल्लू से। जी इमरान याकूब ढिल्लू, बताइएगा किस तनाजुर में ये करारदादें पेश की गई हैं? मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सालाना इजलास का फॉलोअप था। इस कमेटी को फर्स्ट कमेटी कहते हैं, जो हर साल तख़फ़ीफ़ असला, आलमी अमन को दरपेश चैलेंजेस और इसके मुमकिना असरात पर गौर करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक के नुमाइंदे इस कमेटी के इजलास में शरीक होते हैं। इस अहम तरीन आलमी फोरम पर पाकिस्तान की तरफ से आलमी अमन व सलामती के लिए 3 करारदादें पेश किया जाना और इनका इतनी भारी अक्सरियत से मंजूर होना आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत का गुमाद है। दूसरा, ये पूरी दुनिया और ख़ासकर इन ममालिक के लिए जो पाकिस्तान का गलत इमेज पेंट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, के लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है और आलमी अमन के लिए इंतहाई संजीदा है और असलाह की दौड़ के खिलाफ है। तीसरा, इन करारदादों की मंजूरी से जहाँ पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है, वहीं हमारे रवायती सुबकी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि तमाम मौजूद 159 अरकान ने पाकिस्तान की करारदाद की हमायत की, जबकि मुखालफत में सिर्फ भारत था। जबकि पाकिस्तान की एक करारदाद की भारत को बादले नाखास्ता हमायत भी करना पड़ी है। इस तरह ये पाकिस्तान की आलमी सतह पर इंतहाई अहम कामयाबी है
اور عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کمیٹی کے تمام، جیسے کہ میں نے بتایا، رکن ممالک اس کے ممبران ہوتے ہیں، جتنے بھی اقوام متحدہ کے ممبر ہیں۔ تو صرف ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، اس نے مخالفت کی، باقی تمام 159 اراکین نے ہماری قرارداد کو انڈورس کیا ہے، اور یہ بھارت کی ایک بڑی ناکامی ہے اور ہماری ایک بڑی کامیابی ہے کہ ایک اس انٹرنیشنل فورم پہ اتنے ممالک کا پاکستان کی حمایت کرنا اور بھارت کی مخالفت کے باوجود کھل کر پاکستان کی حمایت کرنا۔ جی عمران یعقوب ڈھیلو، بہت شکریہ۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، کراچی سرکولر ریلوے کے پپری سے اورنگی تک ٹریک بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ ہمارے نمائندے حبیب خان اس وقت چنیسر گوٹ کے قریب سرکولر ریلوے ٹریک پر ہی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائے گا کام کس حد تک پہنچ چکا ہے؟ جی بالکل، پاکستان ریلویز کی جانب سے جو ہے وہ کراچی سرکولر ریلوے جو کہ کافی عرصے سے تاخیر کا شکار منصوبہ تھا، اس کی بحالی کے لیے مرحلہ وار جو ہے وہ آغاز کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں پیر 16 نومبر سے جو ہے وہ پہلی ٹرین جو ہے وہ پپری سے اورنگی ٹاؤن تک جو ہے وہ چلائی جائے گی، جس میں 4 ٹرینیں جو ہیں وہ دن میں چلائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ صبح 7 بجے، پھر دوسری ٹرین 10 بجے، جبکہ دوپہر 1 بجے اور شام 4 بجے جو ہے وہ اوقات کار پہ جو ہے وہ ٹرینیں چلیں گی۔ شہریوں نے اس موقع پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جو ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں، جو سفری سہولت ہے کراچی میں اس وقت سفری سہولت بڑی مشکلات کا شکار ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ بھی آئی کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کی جو سہولیات ہیں وہ اس وقت بدترین جو ہے وہ شہریوں کے لیے ہیں، لیکن اب اگر یہ کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ بحال ہوتا ہے تو شہریوں کو ایک آسان اور ایک سستی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ میسر ہو سکے گی۔ اگر ٹریک کے حوالے سے بات کریں تو کراچی سرکولر ریلوے کا جو ٹریک ہے جو کہ پپری سے اورنگی ٹاؤن تک جائے گا، اس ٹریک کو تاہم جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ 60 کلومیٹر طویل جو ہے وہ ٹریک بتایا جا رہا ہے پاکستان ریلویز کی جانب سے، جس ٹریک کو کلیئر کیا گیا ہے۔ کرائے کے اگر حوالے سے بات کریں تو کرایہ اس ٹریک پہ چلنے والی جو ٹرین ہے اس کا فل سفر کا جو کرایہ ہوگا وہ 60 روپے، جبکہ دیگر جو اگر اسٹاپ بائی اسٹاپ ہوں گے تو اس میں کرائے میں جو ہے وہ مزید کمی آتی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر بات کریں دیگر جو اس پہ ٹریکس ہیں اور جو دیگر ٹرینیں چلیں گی، تو شہریوں نے بھی اس پہ اسی جو ہے وہ درخواست کرتے دکھائی دے رہے ہیں حکومت سے کہ حکومت کو چاہیے کہ 4 ٹرینیں نہیں بلکہ اس پہ زیادہ سے زیادہ ٹرینیں چلائی جائیں تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت جو ہے وہ مل سکے۔ آئندہ چند روز میں محکمہ ریلوے کی جانب سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹریک جو ہے جو کہ ابھی مرحلہ وار اس پہ کام ہونا ہے، گلشن اقبال، گلستان جوہر اور اس کے علاوہ لیاقت آباد اور ناز آباد کا جو ٹریک ہے جس کو کلیئر کرنا ہے، اس کے بعد وہاں پر بھی جو ہے مزید ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ کراچی سرکولر ریلوے سے آئی چندریگر روڈ پر سفر کرنے والے مسافروں کو بڑی سہولت ملے گی۔ آئی چندریگر روڈ کے سٹی اسٹیشن پر موجود ہیں محمود ریاض، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ محمود، ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن پہ، جو کہ شہر قائد کی جو معاشی شہرگ ہے آئی چندریگر روڈ، وہاں پر موجود ہے۔ اور یہاں پر جیسا کہ 16 نومبر سے کراچی سرکولر ریلوے کا ریل سروس کا آغاز ہو رہا ہے، ٹرینیں چلائی جائیں گی، تو سب سے زیادہ جو رش ہوگا وہ اس اسٹیشن پر ہوگا، اس لیے کہ یہ معاشی ہب ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بلند و بالا عمارتیں، تمام تجارتی بینکس، کراچی اسٹاک ایکسچینج اور جتنے بھی بینکس ہیں ان کے صدر دفتر اس شاہراہ پر، اس علاقے میں موجود ہیں، اور یہ مکمل طور پر ایک تجارتی ہب ہے۔ اور یہاں پر شہر سے سب سے زیادہ لوگوں کی صبح کے وقت جو ہے وہ آمد و رفت اس طرف ہی ہوتی ہے۔ اور شہر کا اگر ہم کراچی کا بات کریں تو کراچی ایک بہت بڑا ہے اور فاصلہ رکھتا ہے، لوگوں کو 40 کلومیٹر سفر کر کے جانا پڑتا ہے۔ تو جب وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے آتے ہیں تو سڑکوں پہ صبح کے وقت میں ٹریفک کا رش ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی جو ہے جب سرکولر ریلوے چلا کرتی تھی تو یہاں پر صبح کے وقت جو ٹرینیں آیا کرتی تھی ان میں لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اترا کرتے تھے، چونکہ یہاں سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر تمام دفاتر جو موجود ہیں، تو اس جگہ کے لیے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ آسانی ہوگی۔ 16 نومبر سے جیسے کہا جا رہا ہے کہ کراچی سرکولر ریل کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے، تو یقیناً شہر قائد جو کہ پورے پاکستان کے لیے معاشی ہب ہے، اور اگر آئی چندریگر روڈ کی بات کریں تو وہ کراچی کا معاشی ہب ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ ریلوے سٹی اسٹیشن موجود ہے جو کہ انتہائی ایک اہم وہ جسے کہنا چاہیے کہ خدمت دے گا کہ جب یہ ٹرین سروس بحال ہوگی تو یہاں کے لوگوں کا ایک درینہ مسئلہ تھا، چونکہ یہاں سے اگر کوئی پپری، ملیر، لانڈی یا اگر نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن جائیں
तो 35 से 40 किलोमीटर का फासला होता है। और सुबह जिस तरीके से देखा गया कि यहाँ पर आते हुए वैगनों की छतों पर भी जो है बसों की लोग सफर कर रहे होते हैं, तो अवाम का, शहर कायद की अवाम का एक दरीना मुतालबा था जो कि पूरा होने जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पर काम करने वाले लोगों को इसकी से औरंगी टाउन तक मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं किया जा सका। मच्छर कॉलोनी, वजीर मेंशन सर्कुलर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। दानियाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के वजीर मेंशन सर्कुलर रेलवे पे, जहाँ पे 16 नवंबर से सर्कुलर रेलवे का आगाज़ किया जा रहा है। पहला मरहला है जिसका आगाज़ पिपरी रेलवे स्टेशन से औरंगी टाउन तक किया जाएगा। सिटी स्टेशन के बाद जो वजीर मेंशन पड़ता है, मैं उस पर मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरामैन हसनैन से कहूँगा कि मनाजिर दिखाएं कि ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अब भी पिपरी से लेकर सिटी स्टेशन तक जो मेन ट्रैक है उसको तो साफ़ कर दिया गया है, लेकिन सिटी स्टेशन के बाद औरंगी टाउन तक के जो स्टेशंस हैं, जो ट्रैक्स हैं, उसके ऊपर अभी भी मलबा पत्थर पड़े हुए हैं और ट्रैक्स को क्लियर नहीं किया जा सका है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा, ये ट्रैक सर्कुलर रेलवे बहाल किया गया है, कैसे समझते हैं इस इक़दाम को? बहुत अच्छी बात है। रेलवे से जो है मतलब काफ़ी लोगों को जो है फ़ायदा होगा इससे, वरना अमूमन बसों में धक्के खाना पड़ता है। इससे ये कि आवाम को सहूलत तो मिलेगी। शहरियों का कहना है सर्कुलर रेलवे की बहाली से यकीनन आवाम को सफ़र करने में जो दरपेश मुश्किलात हैं वो आसान होंगी। पहला मरहले का आगाज़ होने जा रहा है 16 नवंबर को, उसमें पिपरी से सिर्फ सिटी स्टेशन का ट्रैक खाली कराया गया है और आगे जो स्टेशन, सिटी स्टेशन से आगे औरंगी टाउन के जो इलाके हैं उनमें ट्रैक्स के ऊपर अभी भी मलबा मौजूद है, जिसको हटाने के लिए दानियाल सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची सर्कुलर रेलवे के स्टेशन पर सफाई सुथराई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मलिर 15 स्टेशन पर मौजूद है। मानिया शकील से तफसीलात जान लेते हैं। मानिया, आप बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए सर्कुलर रेलवे का जहां आगाज़ होने जा रहा है, ये कराची के लिए खुशआइन बात है, क्योंकि लोकल ट्रेन्स कराची में कई जो है सालों से नहीं चल रही हैं। तो कराची के कई लोगों को तो शायद पता ही नहीं है कि कराची में कभी सर्कुलर रेलवे चला करती थी। तो मैं इस वक्त कराची के मलीर के स्टेशन पर मौजूद हूँ। मलीर 15 का स्टेशन कहलाता है, जो लोकल ट्रेन से स्टार्ट होंगी, जिसका आगाज़ आने वाले चंद दिनों में होने वाला है। वो KCR का जो प्रोजेक्ट है वो मलीर के स्टेशन से होता हुआ भी जाएगा। मेरे कैमरामैन शौकत अगर आपको दिखाएं कि इस वक्त ट्रैक की जो सूरत हाल है, जो सर्कुलर रेलवे का ट्रैक बनाया गया है उसको मुकम्मल तौर पे साफ़ कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि जो है ये ट्रैक कई सालों से यहाँ पे कचरे का ढेर भी बना हुआ रहता था, जिसको अब साफ़ किया गया है और जिस पे सर्कुलर रेलवे बनेगी। मेरे कैमरामैन शौकत आपको दूसरी जानब लेके जाएंगे, जहाँ पे स्टेशन हम देख सकते हैं, जो कि कई सालों से जो है यहाँ पे भी गंदगी और कचरे की सूरत हाल थी, लेकिन क्योंकि सर्कुलर रेलवे बहाल होने में चंद ही रोज़ बाकी रह गए तो इसको मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी है। साथ साथ दूसरी जानिब पर भी हम देखते हैं कि एक जगह पे सिटिंग एरिया भी बनाया गया है कि जो लोग यहाँ पे इंतज़ार करना चाहें, जो बैठ के जो है अपनी स्टेशन का इंतज़ार करें, उनको भी मेरे कैमरामैन शौकत अगर वहाँ पे लेके जाएंगे। दूसरी जानिब जो है एक पूरा जो है सिटिंग एरिया बनाया गया है, जहाँ पे लोग इस वक्त भी बैठे हुए हैं, जो कि ट्रेन आने और जाने की रास्ता होगा। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस वक्त ट्रेन तो गुजर रही है, लेकिन फिलहाल वो सर्कुलर रेलवे की नहीं, लेकिन ये ट्रैक जो है वो सर्कुलर रेलवे के लिए भी इस्तेमाल होगा, जो कि पिपरी स्टेशन से शुरू होगा और लांडी औरंगी तक जो है ये स्टेशन जो है अख्ताम होगा। ट्रैक जो बीच में पड़ेगा ये मलीर का भी ट्रैक है और साथ साथ जो है ये आगे इसी रास्ते से जाता हुआ जाएगा। जी मानिया, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर का कहना है कि शहबाज शरीफ को जेल में सहूलियत नहीं दी जा रही और अब शहबाज शरीफ को जिस्मानी अजियतें भी दी जा रही हैं। क्या हदायत दी हैं उन्होंने? कहा कि नहीं, हमने तो हालचाल पूछा है, बता रहे थे कि जी जेल में मेरे साथ तो वो जो सहूलतें नहीं मिल रही, मुझे पत्थरबंद में लाया जाता है और तकलीफ़ें पहुँचाई जा रही हैं। तो यही बात हो रहा था कि ये गवर्नमेंट जो पहले तो केसेस बनाते थे, अब वो जिस्मानी अजीतें भी दे रही हैं। और गुजरांवाला में गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज करने वाले शादी हॉल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 43 नामजद और 100 नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है। गुजरांवाला में गुज़िश्ता रोज एहतजाज किया गया था। शादी हाल मालकान की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि कोरोना के हवाले से इन्हें बंद किया जाएगा, मजीद सख्ती की जाएगी, जिस पर गुजरांवाला में गुज़िश्ता रोज एहतजाज करने वाले शादी हॉल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 43 नामजद और 100 नामालूम अफराद के खिलाफ
ये मुकदमा दर्ज किया है। जाहिद इकबाल राना हमारे साथ होंगे। जाहिद बताएगा किन किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में गुज़िश्ता रोज 20 नवंबर को मैरिज हॉल की बंदिश के खिलाफ जो अब मालकान है मैरिज हॉल एसोसिएशन और मजदूरों की जानब से चंदाकिला चौक को रोक कर ट्रैफिक ब्लॉक करके एहतजाज किया गया था और अपने मुतालबा के हक में नारेबाजी की गई थी। तो रात गए थाना सदर पुलिस की जानब से 43 नामजद और 100 से जायद जो नामलूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें रोड ब्लॉक की दफात और दीगर दफात शामिल है। इसी हवाले से जो मैरिज हॉल एसोसिएशन है उसका कहना है कि किसी किस्म का पुरतशद्दद एहतजाज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद एक तरफ इंतजामिया ने उनसे मुज़ाकरात का दावा किया था तो दूसरी तरफ उन पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। तो इस वक्त भी गुजरांवाला में के लिए शुक्रिया जाहिद। पाकिस्तान में कायम अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से ट्रंप और पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ एहसन इकबाल की ट्वीट को रीट्वीट करके बाद में डिलीट कर दिया गया, जिसके बाद से यूएस सफारत खाना माफी मांगने ट्विटर टॉप ट्रेंड बन गया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने वॉशिंगटन पोस्ट का एक अखबारी तराशा ट्वीट किया, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप की शिकस्त दुनिया के बदउनवानियों और आमरों के लिए एक धचका है। एहसन इकबाल ने अपनी ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान में भी हमारे पास ऐसा ही एक जैसे बहुत जल्द बाहर दरवाजा दिखा दिया जाएगा। अमरीकी सफारत खाने ने एहसन इकबाल की इस ट्वीट को पहले रीट्वीट किया लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया, लेकिन इस दौरान ट्विटर हैंडल्स ने इसे महफूज कर लिया और अमरीकी सफारत खाने से इस पर माफी मांगने के मुतालबात शुरू कर दिए, जो अब ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन गया है। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने सच दिखाने पर 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत की है। अपने ट्वीट में हामिद मीर ने लिखा कि 24 न्यूज पाकिस्तान में गुज़िश्ता 72 दिन से बंद है। पाकिस्तान में बहुत से सहाफ़ी अगवा हैं और बहुत से हरासानी का शिकार है। सहाफ़ी को पुलिस और FIA की तरफ से जाली मुकदमात का भी सामना है। हामिद मीर ने बताया कि सहाफ़ी आज दोपहर नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करेंगे। हामिद मीर ने जर्नलिज्म नाइट ए क्राइम का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने सच दिखाने पर 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत की है। अपने ट्वीट में हामिद मीर ने लिखा कि 24 न्यूज पाकिस्तान में गुज़िश्ता 72 दिन से बंद है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी सदर GM जमाली ने 24 न्यूज़ के लाइसेंस की बहाली का मुतालबा करते हुए कहा कि 24 न्यूज़ को इन चीज़ों के दिखाने पर बंद किया गया जो माजी में इमरान खान खुद किया करते थे। 24 न्यूज की बहाली के लिए इंटरनेशनल फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को खत लिखकर आवाज आलमी सतह तक पहुंचाएंगे। वो हैदराबाद में 24 न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। जब से इमरान खान साहब आए आज़ाद इज़हार आज़ादी राय के ख़िलाफ़ मुसलसल ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वो साफ़ियों को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। साफ़ियों ने आमरीत के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जेलों में गए, कोड़े खाए, तो ये इस मामूली हुक्मरान से कहाँ घबराएंगे। 24 चैनल यकीनन ऐसे चीज़ें दिखा रहा था जो माजी में ख़ुद इमरान खान ने अपने मुंह से कही हुई हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं थी, लेकिन सज़ा इसलिए दी जा रही है कि उनको अपनी बातें बुरी लग रही हैं। तो मैं इमरान खान साहब से कहूँगा कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। ये हुकूमत आनी जानी चीज़ है, ये वज़ीर ज़रूरी नहीं है कि उनके पास हर वक्त रहे। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ हर मकतबा फ़िक्र की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार कसूर के साबिक नायब सदर मोहम्मद अशरफ अंसारी, अंजुमन ताजरान कसूर के सदर शेख सज्जाद अहमद ने 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत की है। उनका कहना है कि 24 न्यूज़ गरीबों की आवाज़ उठाता था। 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करना हुकूमत का गलत इक़दाम है। दोनों रहनुमाओं ने 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल करने का मुतालबा किया है। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ हर मकतबा फ़िक्र की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। ये चैनल गरीब लोगों की और उन लोगों की, नादार लोगों की आवाज़ बन रहा था जो कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़, मनशियात के ख़िलाफ़ और अवाम के साथ होने वाले मज़ालम के ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार बन के सामने आ रहा था। तो वो उन ताकतों ने इसको सबताज करने के लिए चैनल बंद करवा दिया। 24 जो चैनल है ये गरीबों की आवाज़ था, इसको हुकूमत ने बिला वजह इसकी बंदिश कर दी है। ये गरीबों के मसाइल को उजागर करने वाला चैनल है, इसको फिल फौर बहाल किया जाए, इसकी बंदिश को ख़त्म किया जाए।
24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार अटक के जनरल सेक्रेटरी इस्तेफाद अली खान का कहना है कि हक की आवाज़ बुलंद करने और दुरुस्त खबरें आवाम तक पहुँचाना सहाफ़ती फ़र्ज है जो 24 न्यूज़ ऐसन तरीके से पूरी कर रहा है। हक की आवाज़ दबाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार अटक के जनरल सेक्रेटरी इस्तेफाद अली का कहना है हक की आवाज़ बुलंद करने और दुरुस्त खबरें आवाम तक पहुँचाना सहाफ़ती फ़र्ज है। 24 न्यूज़ पर हुकूमती पाबंदी दरअसल आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी है। हक की आवाज़ बुलंद करने और सही व दुरुस्त खबरें आवाम तक पहुँचाना और लोगों को असल हक़ाइक़ से आगाह करना सहाफ़ती फ़र्ज़ अदा करने के मुतरादिफ है, जो कि 24 न्यूज़ ऐसे तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा था। और जिस तरह हक की आवाज़ को दबाने के लिए हुकूमत की जानिब से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर 24 न्यूज़ हटाई जाए और इसकी नशियात को बहाल किया जाए। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। लाहौर का मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम खुश्क रहने के साथ साथ स्मोक भी छाई रहेगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 तक पहुंच गया है। मजीद जानते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद, कैसा रहेगा मौसम, बताएगा। और शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो इस वक्त शहर में 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाएं चलने से जो है वह दर्जा हरारत में भी जो है वह कमी देखने में आ रही है। और आज भी सुबह के वक्त जो है कम से कम दर्जा हरारत जो है वह 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और दूसरी जानब अगर स्मॉग की बात की जाए तो स्मॉग ने पूरे शहर को जो है वो अपनी लपेट में ले रखा है। और आज भी अगर बात की जाए स्मॉग की तो आज भी स्मॉग जो है वो बहुत ज़्यादा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 442 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंतहाई मौज़र है इंसानी सेहत के लिए। और इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि शहरियों को मास्क ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो है वो गले और नाक की बीमारियों में जो है वो शहरी मुब्तला। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।